नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फार्मेसी ज्ञान चैनल में, जहां हम फार्मेसी को बनाते हैं आसान। आज का हमारा टॉपिक है सोशल फार्मेसी का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ, डिस्क्राइब डायमेंशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। यानी हेल्थ को डिफाइन करिए और डायमेंशन डिटर्मिनेशन को भी लिखिए ना, उसको डिस्क्राइब करिए। जैसे डिफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी सिर्फ आपको बीमारी होना ही आपको हेल्दी नहीं कहलाएगा जब तक आप फिजिकल, मेंटल और सोशल भी हेल्दी ना हो। ठीक, फिजिकल, मेंटल और सोशल मतलब आप शारीरिक रूप से हेल्दी होने चाहिए, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी हेल्दी होने चाहिए। ठीक, लोगों के प्रति आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए कि आप तभी आपको हेल्दी माना जाएगा। ठीक, डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या हो सकते हैं? फिजिकल डायमेंशन है शरीर को कार्य, ऊर्जा और ताकत और रोगों से मुक्त होने को दर्शाता है ना। यानी अगर आपका फिजिकल डायमेंशन अच्छा है तो मतलब आपको ये सब चीज़ें आपका सही होना होंगे, जैसे फिट बॉडी होना, हेल्दी ऑर्गन होना। ठीक, मेंटल डायमेंशन मतलब व्यक्ति की सोचने समझने, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को जुड़ा हुआ है। सोशल डायमेंशन मतलब समाज में अच्छे संबंध और सहयोग और समायोजन की क्षमता इस आयाम में आती है। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब आध्यात्मिक शक्ति, मूल्य और जीवन के उद्देश्य को समझने से जुड़ा हुआ है। ठीक, इमोशनल डायमेंशन मतलब व्यक्ति की भावनाओं को पहचानना और संतुलन बनाए रखना, जैसे गुस्सा, सैडनेस और खुशी। ठीक, एनवायरमेंटल डायमेंशन व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण से संबंध और उसका प्रभाव को देखना क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल डायमेंशन। जैसे क्लीन सराउंडिंग, पॉल्यूशन फ्री एयर। ठीक, सो साफ शुद्ध हवा। ठीक, डिटर्मिनेशन हेल्थ यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी हेल्थ को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे ना, उसको डिटरमाइन करेंगे। जैसे जेनेटिक फैक्टर मतलब वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, जो हमको पता है। जैसे माता पिता में मिलने वाले जीन जो बीमारी के संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, बाई हेरिडिटी। यानी कोई हो सकता है अनुवंशिकता के कारण कोई आपके दादा या आपके पापा में कोई ऐसा भी डिजीज हो जो आपके भी वो डिजीज हो जाए। ठीक, अगला क्या हो सकता है? लाइफ स्टाइल फैक्टर, यानी आप कैसे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसको, वो भी आपके हेल्थ पे क्या करेगा, इफेक्ट डाल देगा। ठीक, आप अच्छा खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, ये सब क्या करेगा आपका लाइफ स्टाइल पे भी वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। अगला क्या है? इन्वायरमेंट मतलब आप इन्वायरमेंट कैसा, जैसे वायु प्रदूषण, गंदा पानी, कचरा, ये सभी बीमारियों की जड़ हो सकती है ना। जैसे डर्टी वाटर कॉज डायरिया, अगर गंदा पानी आप पियेंगे तो आपको डायरिया हो सकता है ना। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब क्या करें, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या कितना कमा रहे हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या, आपकी मतलब व्यवसाय क्या है। तो ये क्या कर, जैसे ये सभी डिसाइड करता है। जैसे पीपल, पुअर पीपल जो गरीब लोग हैं, नॉट अफोर्ड गुड ट्रीटमेंट, वो अच्छी ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ना। ठीक, अगला जैसे हेल्थ केयर सर्विस कर रहे हैं कि हेल्थ केयर सर्विस भी आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट करेगा। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वैक्सीन प्रोग्राम अगर हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे अच्छे से इलाज ना हो ना, तो अभी आपको हेल्थ क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो यही कर रहे हैं कि असेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल। असेबल मतलब अच्छी होनी चाहिए, अफोर्डेबल मतलब कम पैसे में होनी चाहिए। ठीक, हेल्थ केयर इम्प्रूव हेल्थ जो कि है आपकी हेल्थ को क्या करेगा, इम्प्रूव कर देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन कम्युनिकेबल डिजीज, कॉज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। करें कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या, उसको एक्सप्लेन करिए, उसकी कॉज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस में से किसी एक का करना है। ठीक, देखिए इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेबल डिजीज़ हमको पता है कि वो बीमारियां होती हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट और फंजाई के द्वारा एक दूसरे से फैलती हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाती हैं। ये अक्सर हवा, पानी और भोजन जैसे कीटनाशक सीधे संपर्क में फैलते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स। ठीक, कह रहे हैं कि दिस डिजीज़ आर मेजर कॉज ऑफ इलनेस ऑफ डेथ, यानी ये बीमारियाँ, ये जो डिजीज़ हैं, ये क्या कर रही हैं, बहुत बहुत ही क्या करें, बीमारियाँ कॉज कर रही हैं और क्या कर रही हैं, लोगों की मृत्यु करा दे रही हैं। स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री, यानी ऐसी कंट्री में जो भी डेवलपिंग, जो भी विकासशील पे हैं, जैसे इंडिया। इनके नियंत्रण की अवेयरनेस यानी जागरूकता, हाइजीन और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब हम दो प्रमुख कम्युनिकेबल डिजीज़ में से एक ट्यूबरकुलोसिस के को विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक, जैसे ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, हमको पता है एक बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई। और ये क्या होता है, एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज करने का मतलब है कि हवा के द्वारा फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति हवा में अगर छींकता है, खांसता है, तो उसके मुंह के थ्रू ड्रॉपलेट निकलते हैं, जिस ड्रॉपलेट में क्या होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है। जब कोई स्वास्थ्य व्यक्ति उस हवा को, यानी उस ड्रॉपलेट वाले हवा को जब इनहेल करता है, जब उसे सांस के जरिए अंदर लेता है, तो उसे भी टीबी हो सकती है। दो टाइप की टीबी होती है, पल्मोनरी जो आपके लंग्स को इफेक्ट कर देती है, दूसरा होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो आपको फेफड़ों के अलावा, जो आपको लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करती है, जैसे बोन, किडनी या ब्रेन को। ठीक, अगला क्या हो सकता है, सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा इसको टीबी, इस पर्सन को टीबी हो गया है। जैसे लगातार 3 सप्ताह से अधिक खांसी आना, खांसी के साथ खून आना, बुखार, रात में पसीना आना, कम वजन यानी वेट लॉस हो जाना, थकावट, कमजोरी महसूस होना और सीने में क्या होना, खांसते खांसते दर्द हो जाना। ठीक,
प्रिवेंशन, आप इसकी कैसे रोकथाम लगा सकते हैं, रोकथाम इसलिए आप इसको कैसे बचा जा सकते हैं, ठीक। आप कैसे बीमारी आपको ना हो उसको कहते हैं प्रिवेंशन। और जब आपको बीमारी हो जाए तो आप उसको कैसे उससे ठीक होंगे उसे कहते हैं ट्रीटमेंट, ठीक। ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए प्रिवेंशन में BCG वैक्सीन आता है, बैसिलस कालमेटिगोरियन का वैक्सीन दिया जाता है जो टीबी सुरक्षा देता है। अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट, पहले ही आप उसको डायग्नोस कर लीजिए, उसका ट्रीटमेंट उसकी क्या करना है, इलाज शुरू कर लीजिए। डॉट्स प्रोग्राम होते हैं, यानी सरकार के द्वारा एक ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जो कि उसमें नियमित रूप से क्या होती है, मरीज को दवा दी जाती है, उसकी निगरानी की जाती है। अवॉइड क्लोज कंटेक्ट, किसी भी संक्रमित व्यक्ति से के निकट आने से बचिए, यानी जिसको टीबी है उसके नज़दीक न जाइए। गुड वेंटिलेशन, अच्छा टीबी वाले मरीज को अच्छा वेंटिलेशन यानी खुला वातावरण दीजिए ताकि वो क्या हो, बैक्टीरिया कहीं रुके ना, हो क्या हो, हवा में रुके ना, ठीक। नहीं तो क्या होंगे, रुक जाएंगे, ठीक। और क्या हो सकता है, यूज मास्क एंड हाइजीन, और मास्क यूज करिए। टीबी वाले पेशेंट जब भी उसके पास जाइए मास्क, ग्लव्स ना, ये सब यूज करिए। वो आने के बाद भी क्या होगा, अपना अच्छे से साबुन से हाथ धोइए, ठीक। ट्रीटमेंट मतलब क्या, इसका इलाज क्या है, जैसे हम जानते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि लंबे समय तक 6 महीने तक इसको नियमित रूप से लेनी पड़ती हैं, जो कि इसमें टीबी में कारगर होती हैं, जैसे आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक। नोट, अगर मरीज को दवा बीच में छोड़ देता है टीबी ड्रग रजिस्ट बना लेता है जो कि खतरनाक होता है, ठीक। कभी भी इन दवा को बीचों में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी बैक्टीरिया जो होगी वो उस ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पब्लिक हेल्थ में और टीकाकरण में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। इंट्रोडक्शन, फार्मासिस्ट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि दवाइयों को बेचना है। फार्मासिस्ट का मतलब ये होता है कि लोगों में क्या होना, जागरूकता और क्या अवेयरनेस फैलाना है, और जिससे कि जो भी हमारी कम्युनिटी है, जो भी हमारी समाज की जो भी वो हिस्सा है, वहाँ पे क्या करे, सबको एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर सके ना, सबको एक गुड हेल्थ प्रोवाइड कर सके। इन मॉडर्न हेल्थ केयर द फार्मासिस्ट इज द पब्लिक हेल्थ एजुकेटर, ड्रग एक्सपर्ट, इम्यूनाइजेशन एडवाइजर एंड हेल्थ कैंपेन सपोर्टर, ठीक। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, हम पहले बताएं। क्या, हेल्थ एजुकेशन पे क्या करे, लोगों को अवेयर करे, उसको बताए, अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाए, स्वास्थ्य के रूप में शिक्षा को भी बढ़ावा दे, ठीक। यानी कौन सी बीमारी कैसी होगी, उसको कैसे बचा जा सकता है, कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और क्या होना चाहिए, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, ग्रीन मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी साफ़ सुथरा पानी पिए, ये सब बारे में उनको बताना चाहिए। डिजीज प्रिवेंशन यानी कैसे डिजीज से आप बचाया जा सकता है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज से आपको कैसे बचना है उसको बारे में बताएगा ना। कैंपेन फॉर मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस के उसको कैसे उसको प्रिवेंट उसे बचाया जा सकता है। एडवाइजिंग पीपल टू यूज मॉस्किटो नट्स, पीपल को एडवाइस देगा कि आप मच्छरदानी लगाएं, साफ़ सुथरा पानी रखें आसपास जहाँ पे मच्छर का लार्वा उत्पन्न ना हो सके ना, जागरूक ना हो सके। इनकरेज रेगुलर स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, और ये बताएगा कि अगर कोई भी आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहा है तो आपको तुरंत जाके क्या डायग्नोस कराना है, तुरंत जाकर चेक कराना है। सेफ यूज ऑफ मेडिसिन यानी दवा को कब, कैसे, कितनी मात्रा में, उसकी साइड इफेक्ट क्या होगी, इस सब के बारे में भी फार्मासिस्ट क्या करेगा, मरीजों को बताएगा, ये जो भी मरीज है उनको बताएगा। अगला क्या हो सकता है, मॉनिटरिंग एडवाइज है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो भी एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन हो, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन मतलब क्या होते हैं, जैसे आप कोई दवा खाएं आपकी बॉडी में रिएक्ट कर गया, हो सकता है आपकी बॉडी में रेसेस हो सकता है आपको डायरिया शुरू हो जाए, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके बारे में भी आपको फार्मासिस्ट क्या करेगा, बताएगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा। एनवायरमेंट हेल्थ मतलब वो बताएगा कि आप कैसे एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई अगर दवा एक्सपायर हो गया, आप लाए थे, ठीक हो गए, बट क्या हुआ, सिरप था या टैबलेट था, आप उसको ऐसे ही फेंक दिए, वो वाटर में फेंक दिए या मिट्टी में फेंक दिए, वो क्या करेगा, जाके एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर देगा। तो इससे अच्छा क्या है, वो कैसे उसको डिस्पोज करना है, क्या उसको कैसे उसको प्रॉपर ख़त्म करना है, इसके बारे में फार्मासिस्ट बताता है, ठीक। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अगर कोई भी टीकाकरण है उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टीकाकरण का उसका प्रचार करता है, उसके बारे में बताता है, बच्चों, बुजुर्गों और बड़े लोगों को समय पर टीका लगवा, जैसे BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, कोविड-19 जैसे टीकों की जानकारी देना। वैक्सीन को कैसे स्टोर रखना है, उसको कैसे हैंडल करना है, यानी उसको फ्रिज में रखना है जिससे उसकी इफिकेंसी बनी रहे ना, ये सब भी एक फार्मासिस्ट बताता है। ये सब आप देख लीजिएगा, हम PDF भेज देंगे, ठीक है। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टीका कैसे लगा सकता है ना, जैसे अदर कंट्री में क्या होता है, फार्मासिस्ट के क्या आता है, एडमिनिस्टर वैक्सीन यानी फार्मासिस्ट वैक्सीन लगाता है, बट भारत में क्या होता है, सपोर्ट करता है कि ना स्टाफ को, नर्स को, जो साथ में मिलकर टीका शिविर कटा कहते हैं, जो साथ में टीकाकरण करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग और रिकॉर्ड मेंटेन बना के रखेगा, यानी कि किस पेशेंट को कौन सा वैक्सीन लगाया गया है ना, उनका एज कितना था, उनका सेक्स कितना क्या है, ये सब क्या है, फार्मासिस्ट रिकॉर्ड बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ। बैलेंस डाइट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है ना, जो कि आपकी हेल्थ को
क्या इंपॉर्टेंस है। बैलेंस डाइट क्या मतलब क्या हो, जो आपकी ऐसे पोषक तत्व, ऐसे न्यूट्रिएंट जो क्या हो आपके भोजन में मौजूद हों और आपके शरीर के यानी वृद्धि, विकास और ग्रोथ, डेवलपमेंट को, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें। बैलेंस डाइट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स, एडिक्वेट वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन, एक अच्छी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जिससे क्या हो बॉडी का जो भी किसके हिसाब से जो भी बॉडी का एज हो, जेंडर हो, फिजिकल एक्टिविटी कैसे कितना काम कर रहा है, हेल्थ कंडीशन, उसकी हेल्थ कैसी है, इस पर भी वो डिसाइड करेगा कि आपका बैलेंस डाइट कितना होना, कैसा होना चाहिए। ठीक। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या था, बैलेंस डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या था, शरीर को ऊर्जा देना, कोशिकाओं की मरम्मत करना और इम्यूनिटी को मजबूत करना और जो भी स्वास्थ्य जीने के लिए जो भी आवश्यक तत्व उनकी पूर्ति करना। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट जैसे कार्बोहाइड्रेट और क्या हो सकता है, ये सब देख लीजिएगा कि क्या होता है। जैसे दीज आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, चावल, गेहूँ, मक्का, ब्रेड, शक्कर से मिलता है, इसका सोर्स है। और क्या करता है, ग्लूकोज को प्रोवाइड करता है ना। तो ये सब आप देख लीजिए। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है बैलेंस डाइट में, और क्या हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं ना, और क्या हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए क्या होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन बी क्या होता है, ऊर्जा, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और विटामिन डी क्या होता है, हड्डियों के लिए बहुत मजबूत होता है, या सॉरी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करता है ना। मिनरल्स क्या होते हैं, देखिए दे सपोर्ट बोन, ये क्या होते हैं, बोन को सपोर्ट करते हैं, नर्वस फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, फ्लूइड बैलेंस को। जैसे कैल्शियम क्या करता है हड्डियों के लिए, और आयरन क्या करता है खून के लिए, आयोडीन क्या करता है थायराइड ग्रंथ के लिए ना। और उसका सोर्स देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा गया है, यानी हड्डियों के लिए जो कच्चा मिल्क को कर्ड, दही से मिलता है। खून के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैगरी से मिलता है। थायराइड ग्रंथ के लिए जो आयोडीन होता है वो आयोडाइज्ड साल्ट यानी आयोडाइज्ड नमक से मिलता है। रफेज फाइबर्स क्या होते हैं, देखिए हेल्प इन डाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ कब्ज, यानी जो भी हमारा डाइजेशन है उसमें मदद करेगा और कब्ज से बचाएगा। किससे मिलता है, फल, सब्जी, अनाज का छिलका से। वाटर क्या होता है, इसेंशियल फॉर एवरी मेटाबॉलिक, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या इसेंशियल होता है। जैसे डाइजेशन हो सकता है, सर्कुलेशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे आपको बहुत अगर गर्मी है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया तो क्या होता है, स्वेटिंग होता है, हम जानते हैं, पसीना होता है, जो भी क्या होता है कूलिंग पर की तरह काम करेगा, आपकी बॉडी को टेम्परेचर को फिर क्या करेगा, रेगुलेट कर लेगा, कम कर लेगा। ठीक। वेस्ट रिमूवल, जो भी आप ड्रग व्रग खाए हैं, जो भी आप दवा खाते हैं, या जो भी वेस्ट चीज़ें हैं वो भी क्या हो पानी के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यानी कम से कम 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन आपको पीना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य में पोषक का क्या महत्व है उसके बारे में देखिए प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, यानी हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। डिजीज़ प्रिवेंशन, रोगों से बचाव करे, जैसे कौन सी रोग हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, ओबेसिटी, डायबिटीज़ ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब बीमारी से बचने के लिए आपको भी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बेटर मेंटल हेल्थ, यानी आपकी मानसिक रूप को अच्छा काम करने की, जैसे कि आपका ब्रेन अच्छा फंक्शन करे, अच्छा काम करे, उसकी मेमोरी अच्छी हो ना, और मूड रेगुलेशन, और आपका मूड रेगुलेट होता रहे। ठीक। फास्टर रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से जल्दी ठीक होने के लिए हम जानते हैं प्रोटीन दिया जाता है, विटामिन जो भी डाइट हो उसको दिया जाता है, जिससे कि कोई भी अगर बीमारी हो या सर्जरी हो उससे जल्दी क्या हो, रिकवर हो सके। ठीक। और क्या हो सकता है, इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आप अच्छा खाना लेंगे तो आप अच्छा फोकस रखेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस रखेंगे अपने फिजिकल एंड मेंटल टास्क में जो भी आपको दिया जाए। ठीक। और क्या हो सकता है, हेल्दी प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, या जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनमें भी क्या होता है, जैसे कि उन्हें बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत होती है, मेनली किसकी, प्रोटीन की ना, क्योंकि उनको क्या उनको बच्चों की वृद्धि के लिए उनको प्रोटीन क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिलता है ना। और क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन में भी मदद करता है। अगला क्या, लॉन्गेविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी दीर्घायु, बेहतर जीवन के लिए आपको अच्छा जीवन जीना है और लंबे समय तक आपको जीना है तो आपको बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेंटल हेल्थ क्या होता है और स्ट्रेस को आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक रूप से जो भी आपका मैंने क्या है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक है, सोशल है ना, स्थिति का स्वास्थ्य होना, ये सब क्या होता है मेंटल हेल्थ के अंदर आता है। जब कोई मेंटल हेल्थी हो जाए तो अपनी, जब कोई अगर व्यक्ति मेंटली क्या हो हेल्दी हो तो क्या करेगा, अपने विचारों भावनाओं को सही ढंग से समझता है और क्या करता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है, रिश्तों को बेहतर समझता है और कठिन परिस्थितियों को क्या करता है, सामना करता है ना। अकॉर्डिंग टू WHO, यानी मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइज हिज ओन पोटेंशियल, जो भी क्या हो अपनी पोटेंशियल को समझे ना, अपनी क्षमता को समझे, कैन इसको विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फेथफुली, और अपनी जो प्रोडक्टिविटी जो भी हो उसको अच्छे से काम करे ना, उस पर अच्छा अपना काम करे। ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ क्या होता है, देखिए डेली फंक्शनिंग, अब डेली का जो आप काम कर रहे हैं यानी उसकी जो कार्य क्षमता होती है, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है उसको क्या अच्छी होगी। ठीक। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। और क्या हो सकता है, हेल्दी रिलेशनशिप, अगर आपका
मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, जो हो सकता है फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो या किसी के भी साथ हो, तो क्या हो, वो आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। और क्या होगा, डिजीज़ प्रिवेंशन, रोगों से बचाव के लिए भी, जैसे कुछ रोग होते हैं जो मेंटल, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट डिजीज, डाइजेस्टिव इशू, इवन सब्सटेंस अब्यूज, ये सब क्या होते हैं, मेंटल हेल्थ से लिंक होते हैं। आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो ये सब भी ठीक होंगे। ठीक। और क्या हो सकता है, एकेडमिक और वर्क परफॉर्मेंस, यानी पढ़ाई नौकरी में क्या करता है, प्रदर्शन आप अच्छा करेंगे, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ये सब क्या होगा, आपका अच्छा होगा, आपका अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा, आप अच्छी नौकरी कर पाएंगे। ठीक। कॉमन मेंटल हेल्थ इशू, कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ इशू दिए गए हैं, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर वो होता है जो कि एक टाइम पे खुशी, एक टाइम पे दुख हो, यानी कुछ समय के लिए आपको खुश हो जाएंगे, कुछ समय के लिए फिर उसके बाद आप दुख भी हो जाएंगे। ठीक। वो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक। किस उसमें क्या होता है वो आप देख लीजिएगा, हम PDF भी आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है। करें स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट होते हैं जैसे जो कि तनाव को कम करते हैं ना, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो एक हार्मोन होता है, उसका नाम क्या है, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या करता है, आपको अच्छा महसूस, यानी फील गुड, आपको क्या करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे ना, जो कि तनाव को कम करेगा। और जैसे सुबह की सैर, योगा, दौड़ना, डांस आदि, ये सब फायदेमंद, ये सब क्या करते हैं, ये सब आप एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक। जैसे 30 मिनट का आप डेली क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। हेल्दी डाइट, आप अच्छा भोजन लीजिए, जैसे जो भी न्यूट्रिटिव फूड है जो आपकी ब्रेन को फंक्शन को बढ़ा दे। अब आपको क्या नहीं लेना है, जैसे कैफीन, शुगर, जंक फूड। और आपको क्या लेना है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मिल्क एंड प्रोटीन रिच फ्रूट, ये सब लेना है। ठीक। अगला क्या, एडुकेट स्लीप, आपको अच्छी नींद भी लेना है, जैसे 7 से 8 घंटे की, जो कि आपको क्या हो, आपको पर्याप्त, आप क्योंकि जैसे एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इन सब से चीज़ का हो, आपको बचाया जा सके। ठीक। और अगला देखिए, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन करिए और डीप ब्रीदिंग करिए, मतलब अनुलोम विलोम ना, ब्रीदिंग, ये सब करिए, जिसके कारण आपकी क्या हो, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। टाइम मैनेजमेंट, टाइम का सही उपयोग करिए ना। और क्या करें, जैसे टाइम टेबल आप डेली ब्रेक बनाएं और उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपको तनाव से बचा जा सकेंगे। अगला क्या हो सकता है, टॉकिंग टू समवन, अपने दोस्त या फैमिली या किसी से भी बात करिए, जिससे क्या हो, आपका तनाव का मन हल्का होगा। लिमिटिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे लिमिट टाइम तक रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप स्क्रीन पे ना दीजिए ना, वो भी क्या होगा, आपको एंजाइटी, ये सब चीज़ें कॉज कर सकती हैं। और क्या होता है, पर्सिंग हॉबीज़, अपने शौक़ को पूरे करिए, जैसे आपका क्या शौक़ है, यानी खाना खाना हो सकता है, किसी का खाना बनाना हो, या हो सकता है सिंगिंग हो, या किसी का रीडिंग हो, या कोई हो सकता है क्रिकेट खेलना, जो भी आपका शौक़ हो, आप उस शौक़ को अपना पूरा करिए, जिससे क्या हो, आपका रिड्यूस, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर होगा। ठीक। जो कि आपको स्ट्रेस है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक। अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, आपको क्या शराब और धूम्रपान, इस सबसे दूर रहना है। ठीक। और क्या हो सकता है, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्थ, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब ये सब चीज़ों से काम नहीं हो रहा है, तो आप किसी को साइकेट्रिस्ट या किसी डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। ठीक। जो भी आपको क्या करेगा, एक प्रॉपर क्या करेगा, एक रोड मैप बनाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको क्या कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना है वो सब बताएगा, आपको कौन सी दवा लेना है वो सब बताएगा, कैसे लेना है। तो एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आप उसके साथ क्या करेंगे, कंसल्ट कर सकेंगे। ठीक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए नोट ऑन द सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम क्या है उनके बारे में लिखिए, जैसे स्मोकिंग हो सकता है, ड्रग एब्यूज हो सकता है, एल्कोहलिज्म। ड्रग एब्यूज, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ये क्या है, बहुत सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक रूप से बहुत बड़े क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत ही दुष्प्रभाव डाल रहे हैं ना हमारे समाज पे, उस सब के बारे में हमको लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे मुद्दे होते हैं जो समाज को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं। इनके मुख्य प्रमुख 3 समस्याएं, जैसे धूम्रपान, स्मोकिंग, नशा, ड्रग एब्यूज, और शराब का सेवन, एल्कोहलिज्म ना। ये समस्याएं केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उनके परिवार, समाज को भी बर्बाद कर देती हैं। ये सब हम सब जानते हैं, फिर भी क्या जान के भी अनजान बनते हैं ना। स्मोकिंग देखिए क्या है, डेफिनेशन, स्मोकिंग द एक्ट ऑफ इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम द बर्निंग टोबैको कॉमनली थ्रू सिगरेट और बीड़ी। सिगरेट और बीड़ी से जो ये सब पीते हैं, जो कि उसका जो क्या हो, जो भी धुआं होता है उसको इनहेल करते हैं, तो ये सब क्या है, ये स्मोकिंग के अंतर, स्मोकिंग के यानी धूम्रपान के अंतर्गत आते हैं। ये तंबाकू को जलाकर उसका धुआं फेफड़े में खींचने की आदत होती है। ठीक। कॉज मतलब किसके कारण होता है, हो सकता है आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, देखिए उसका क्या काज हो सकता है ना, क्या कारण हो सकता है। पीयर प्रेशर, ये देखिए सबसे ज़्यादा है, दोस्तों का दबाव, कोई आपका दोस्त पी रहा है, बोलेगा भाई आप भी, तुम भी पियो, तुम भी पियो ना, आपको बार बार क्या करेगा, उस चीज़ के लिए प्रेशर करेगा, तो आप भी क्या करेंगे, कहेंगे, तो आप सोचेंगे अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी पी सकते हैं, तो आप भी पीना शुरू कर सकते हैं ना। और स्ट्रेस और डिप्रेशन, आप बहुत स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, फिर भी शुरू कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए फिल्मों का प्रभाव, जैसे फिल्मों में, पिक्चरों में दिखाया जाता है ना कि शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो भी क्या हम लोग क्या क्यूरियोसिटी नाते पी लेते हैं कि अगर वो पी रहा है तो हम भी पीते हैं। अब अभी हम हाल में अभी यूट्यूब पे एक शॉर्ट में देख रहे थे, उसमें बोला गया कि तुम सिगरेट पी लेते हो तो तुम्हारे पर, अगर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो उसमें बोला कि सलमान खान जो, उसका मतलब सलमान खान या
ये सब क्या हो, इन लोग का होगा नहीं, अजय देवगन का होगा नहीं, तो हमारा भी कैसे होगा? क्यों? क्योंकि वो लोग दिखाते हैं कि पान मसाला खाते हैं, तंबाकू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन लोग का नहीं हो रहा है तो हम लोग का कैसे होगा ना? तो छोटे बच्चों का, एक बहुत ही छोटा बिहार का था कोई छोटा बच्चा, उसका था, तो वही करने कि क्या करेगा, छोटे बच्चों में भी ऐसा डाल दे रहा है ना, किसी बुरी आदत और शुरुआती जिज्ञासा के कारण। हो सकती है आपकी कोई क्यूरियोसिटी हो कि वो हमको ये करना है, एक बार करना है, एक बार करने के चक्कर में क्या हो, वो आपकी लत में बदल जाए ना, ये सब हो सकता है। इफेक्ट क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं वो आपकी बॉडी पर, देख लीजिए। जैसे लंग का कैंसर होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, हार्ट डिजीज होगा, अगर आप तंबाकू या अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक, अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं। वीक इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, पैसे मुक्ति, यानी दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है आप जिसी के बगल में पी रहे हैं उससे भी उसको धुआं का इफेक्ट करेगा। यानी एडिक्शन ड्यू टू निकोटीन, और निकोटीन के कारण आपके को इस पर एडिक्शन बनने का मतलब है आपको नीड पड़ जाएगी, आपको लेना ही पड़ेगा। आप नहीं लेंगे तो आपको बेचैनी बढ़ने लगेगी, ठीक। प्रिवेंशन, कैसे इसको बचाया जा सकता है, देखिए कैसे इससे रोकथाम किया जा सकता है। अवेयरनेस प्रोग्राम फैला के, इसके बारे में बता के कि ये आपको पियोगे तो आपको प्रभाव होगा, या आपका हार्ट का या आपका लंग्स का कैंसर हो सकता है ना, ये सब बारे में इसको बता के। बैन ऑन पब्लिक स्मोकिंग, जहाँ पे पब्लिक रहती है वहाँ पे स्मोकिंग बैन कर दिया जाए कि हाँ यहाँ पे आपको स्मोकिंग करना ही नहीं है। वो भी वैसे भी नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर आप कर भी रहे हैं, जो भी करते हैं उनको भी पब्लिक स्थान पे बैन करना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरों को उससे दूसरे इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक। काउंसलिंग रिहेबिलिटेशन होता है, कुछ रिहेबिलिटेशन जो मतलब जो कि धूम्रपान छुड़ाने का काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है ना। और क्या होता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रमोशन, अगर बताया जाए कि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, आप अच्छे से जिएंगे, ठीक। अगला क्या है, ड्रग एब्यूज, यानी मादक पदार्थों का सेवन करना। जैसे डिफिनेशन देखिए, ड्रग एब्यूज मीन्स द एक्सेसिव एंड नॉन मेडिकल यूज ऑफ सब्सटेंस लाइक हीरोइन, कोकीन, कैनाबिस, ओपियम, स्लीपिंग पिल्स। यानी ये सब क्या होगा, क्या होते हैं, यानी ये सब जैसे हीरोइन हो गया, कोकीन हो गया ना, कैनाबिल्स हो गया, यानी ओपियाइड्स हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब ड्रग एब्यूज, ये सब नशे के लिए यूज किए जा रहे हैं। जैसे ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति नशे में हानिकारक रसायनों का सेवन करता है, ठीक। कॉज क्या हो सकता है, वही ऊपर वाला कॉज इसका भी हो सकता है, क्यूरियोसिटी, पीयर प्रेशर के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन के कारण, मतलब एंजाइटी या डिप्रेशन के कारण, फैमिली प्रॉब्लम या अब्यूज, फैमिली में कोई दिक्कत है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, फिर मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण भी आप ये सब शुरू कर देते हैं। इफेक्ट वही होगा जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन हो सकता है किसी चीज़ को समझने में, हेलुसिनेशन, फिजिकल में देखिए क्या होगा, लीवर, किडनी, ब्रेन डैमेज हो सकता है, मेंटल में कन्फ्यूजन होगा, हेलुसिनेशन, सुसाइडल था, आपको आत्महत्या करने को आप सोचने लगेंगे। सोशल में क्या हो सकता है, आप चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, समाज से दूरी बना लेंगे ना, मारपीट कर लेंगे अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा पीने के लिए तो। लीगल क्या होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग इज ए क्राइम, और ये क्या है, क्राइम है, ठीक। ड्रग ट्रैफिकिंग यानी ये सब का सेवन करना एक क्राइम है, ये सब हमारे इंडिया में बैन है, ठीक, फिर भी सब करते हैं। प्रिवेंशन देखिए क्या होता है, नशा मुक्ति केंद्र होता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर होती है, अवेयरनेस थ्रू द स्कूल कॉलेज कैंपेन चला जाता है, और सबसे ज़्यादा कॉलेज या स्कूल में ये सब शुरू भी होता है ना। फिर भी क्या हो, इसीलिए कि यहाँ पे शुरू ना हो, फिर भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में मेजर कॉलेज है कि ये कॉलेज है स्कूल के स्टार्टिंग फेज में ही शुरू हो जाता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ, जैसे NDPS, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक जो भी एक्ट है, ठीक, उस पर एक एक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, लागू हुआ, ठीक। एल्कोहलिज्म क्या होता है, शराब की लत, शराब की लत देख लीजिए क्या होती है। एल्कोहलिज्म इज द क्रोनिक डिजीज करेक्टेड बाय अनकंट्रोल्ड ड्रिंकिंग, आप अगर लगातार क्या हो ड्रिंकिंग कर रहे हैं बिना कंट्रोल के, प्री ऑक्यूपेशनल विथ एल्कोहल के साथ क्या हो, आप शारीरिक क्षमता होती है जिससे उसकी सामाजिक और शारीरिक क्षति होती है, ठीक, प्री ऑक्यूपेशन होती है ना। कॉज क्या हो सकता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पीयर प्रेशर, फैमिली हैबिट्स, ईजी अवेलेबल हो सकता है, आसानी से मिल जाता है, इसके कारण भी लोग पीने लगते हैं, लो सेल्फ स्टीम होता है ना। इफेक्ट क्या हो सकता है, लिवर सिरोसिस, पैनक्रियाटिस, हाइपरटेंशन, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, मतलब मारपीट ना, एक्सीडेंट हो सकता है, आप हो सकता है पी क्या बाइक या कार चला रही हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए। पुअर जॉब परफॉर्मेंस, आप जॉब में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल रूल, फैमिली ब्रेकडाउन, फैमिली भी टूट जाती है कई बार। मेंटल डिसऑर्डर एंड सुसाइडल हो सकता है, मेंटल आपका डिसाइड एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है, सुसाइडल, आप क्या करेंगे, आत्महत्या करने की सोचेंगे। प्रिवेंशन क्या है, इसकी बचाव क्या है, एल्कोहल बैन कर दिया जाए, ठीक। फैमिली काउंसलिंग, यानी फैमिली से क्या काउंसल किया जाए ना, काउंसलिंग किया जाए। ए ग्रुप एल्कोहलिक एनोनिमस होना चाहिए, गवर्नमेंट डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, ठीक। रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड सोसाइटी, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, फार्मासिस्ट का यही रोल है, इन सबको पहचाने, इन सबको क्या करें, इन सबको समझाएं, इन सबको अवेयर करें ना, इन सबका क्या काउंसलिंग करें ना, इन लोग को बताएं इसके बारे में, इसके दुष्प्रभाव के बारे में, ये सब फार्मासिस्ट का काम होता है। आप कई पॉइंट में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। अगला देख लीजिए, डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इट टू, जैसे पोलियो एंड एड्स। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मतलब जो कि आपके इंडिया लेवल, जैसे हम आपका इंडिया लेवल पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, ठीक, तो इसके बारे में आपको बताया जाए। ये जैसे क्या होगा,
पोलियो रेट्स, यानी आपके इंडिया में हर एक जगह है, यानी जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेट में ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं ना, इसके बारे में अवेयर किए जाते हैं। जैसे पोलियो एड्स इंट्रोडक्शन के देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का उद्देश्य देश में फैली बीमारियों को नियंत्रित करना, रोकना और जड़ से खत्म करना। ये योजनाएं जनता को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए चलाई जाती हैं, जैसे पोलियो एक प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक, यहाँ दो प्रमुख हैं जो पोलियो और एड्स, इन दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्या है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक, लॉन्च कब हुआ था, कब शुरू हुआ था, 1995 भारत सरकार ने WHO के सहयोग से कार्यक्रम शुरू किया था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उद्देश्य क्या था इसका, टू एरेडिकेट पोलियोमाइटिस, यानी पोलियो को कम्प्लीटली इंडिया से खत्म कर देना ना, यानी हमारी भारत से सभी लोग को पोलियो जो भी बीमारी होती थी उससे क्या हो, उससे बचाया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक, मेन उद्देश्य यही था। अगला क्या है, डिजीज ओवरव्यू, रोग का विवरण क्या है। पोलियो इज द वायरल डिजीज, हम जानते हैं वायरल के एक वायरस डिजीज होता है वो ना, वायरल के द्वारा होता है, जिसे पोलियो वायरस भी बोलते हैं जी। ये बच्चों में मुख्य रूप से देखा जाता है और स्नायु नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाता है, पैरालाइसिस कर देते हैं, यानी लकवा मारने जैसा कर देता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति से के मल से फैलता है, जो भी उसके मल होते हैं उसके से किसी संक्रमित व्यक्ति के उससे फैलता है। ठीक, की फीचर क्या है प्रोग्राम के, टू ड्रॉप ओरल पोलियो वैक्सीन टू चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, ये जो 5 साल के कम हैं उनको क्या होना चाहिए, पोलियो वैक्सीन का 2 ड्रॉप पिलाया जाता है ना एवरी साल। ठीक, पल्स पल्स पोलियो डेज, दिन देश भर में एक ही दिन लाखों बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बूथ एट पब्लिक प्लेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं। डोर टू डोर कैंपेन, यानी घर पे घर जाके बच्चों को क्या पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। हेल्थ वर्कर एंड वॉलंटियर कॉल्ड पोलियो वॉरियर, यानी जो इसमें काम करें उनको क्या कहते हैं, पोलियो वॉरियर्स कहते हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ, इस पर प्रभाव क्या पड़ा, भारत को 2014 में WHO द्वारा पोलियो फ्री नेशन घोषित किया गया है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन सेव्ड फ्रॉम लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, यानी बहुत से बच्चों जो हैं पोलियो से बच गए हैं ना, नहीं तो उनको क्या होता था, उनको पोलियो की बीमारी हो सकती थी। ठीक, और WHO ने 2014 में क्या किया, भारत को पोलियो फ्री नेशन भी घोषित कर दिया है ना, यानी यहाँ पे पोलियो की जो केस थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। ठीक, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम देखिए, ये क्या है, लॉन्च हुआ था 1992 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ठीक, एम क्या था, टू प्रिवेंट स्प्रेड HIV एड्स, टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट केयर सपोर्ट और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक, जो भी HIV जो भी हैं उनको उन पॉजिटिव हैं उनको क्या, उनका ट्रीटमेंट करना, उनका केयर करना, उनको सपोर्ट करना, टू इन्फेक्टेड जो भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हैं, जो भी पर्सन है, उनको इन सबसे बचाने के लिए। डिजीज ओवरव्यू भी देख लीजिए, एड्स रिक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, हमको पता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी इसका सिंड्रोम फुल फॉर्म होता है, किस कारण होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। यह वायरस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। मतलब अगर आपको एड्स हुआ है तो आप एड्स के कारण नहीं मरेंगे, बट अगर आपको कोई माइनर अगर कोई डिजीज़ हो गया, आप सर्दी नॉर्मल सर्दी जुकाम के कारण भी आप मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाएगी, जो कि सर्दी जुकाम आपको पहले ठीक हो जाते थे, वो एड्स के उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर कर देने के कारण आपको ठीक नहीं होंगे। ठीक, फैलाव के तरीके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स करने से संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ा, अगर किसी को एड्स है उसका ब्लड क्या करें, बिना स्क्रीनिंग के, बिना उसके चेक किए आप क्या करें, अगर चढ़वा दिया जाए तो भी हो सकता है। अगर HIV माँ से क्या बच्चों को, अगर माँ क्या हो, अगर जिसका कोई लेडी अगर मान लीजिए HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चों में भी ये हो सकता है। शेयर्ड सिरिंज, अगर आप किसी मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन को HIV पॉजिटिव या एड्स था, उस सिरिंज जो उसको मान लीजिए वो ड्रग लगाया, मान लीजिए वो नशे के लिए मान लीजिए हीरोइन या को लगाया ना, हीरोइन और डाइमॉर्फिन जो होता है, अगर मान लीजिए उन्होंने क्या किया, ड्रग के लिए यूज किया और दूसरे पर्सन भी वही सिरिंज यूज कर लेते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन, मान लीजिए आप दाढ़ी बनवा रहे थे और क्या हुआ, आपकी दाढ़ी क्या कट कहीं लगा और क्या हो, ब्लड जो बार बार था वो चेंज नहीं किया और वो दूसरे किसी पर्सन को भी क्या किया, लगा दिया, उसको भी कट लग गया। मान लीजिए पहले पर्सन को एड्स था तो दूसरे पर्सन को भी क्या हो गया, इफेक्टेड हो जाएगा। फेजेस ऑफ NAPC प्रोग्राम क्या होते हैं, देखिए NAPC फर्स्ट 1992 से 1999 अवेयरनेस और सर्विलेंस पर फोकस किया गया। NACP सेकेंड 1999 से 2006 तक ब्लड सेफ्टी SIT पे कंट्रोल किया गया। NACP थर्ड 2007 से 2012 तक फ्री ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सर्विस दिया गया। NACP फोर्थ 2012 से 2017 तक HIV ट्रांसमिशन को रोकना और स्टिग्मा कम करना था। ठीक, लेटेस्ट NACP 5 2021 ऑनवर्ड जो चल रहा है, इसमें 95 टारगेट, यानी मेनली 2030 तक 95% पीपल को यह बताना है कि मतलब पीपल नो स्टेटस, इसके बारे में पता चल जाएगा और 95%
या 50% वायरल सप्रेशन होंगे ना, यानी जो भी मतलब 95% पीपल जो अफेक्टेड है वो भी उनको कम हो जाएगा। ठीक, सबको अवेयर करना है मेनली। देखो इनका काम मेनली क्या है कि लोगों को अवेयर करना है, इसके जो कार्यक्रम है क्या है, सबको अवेयर करना है, इसके बारे में समझाना बताना कि कैसे ये सब फैल रहा है, कैसे ये सब को रोका जा सकता है। ठीक, की कंपोनेंट्स देख लीजिए, HIV टेस्टिंग सेंटर होते हैं, ART सेंटर होते हैं जो फ्री मेडिसिन देते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं ना, हम जानते हैं अवेयरनेस कैंपेन रेडियो पे TV पे चलता है ना। और क्या हो सकता है, रेड रिबन क्लब यानी यूथ इन्वॉल्वमेंट होता है ना, यूथ के द्वारा भी ये कैंपेन चलाए जाते हैं। ठीक, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन देश पे, रोल फार्मासिस्ट का क्या होता है, बच्चों को पोलियो ड्रॉप में मदद करना। ठीक, और HIV का अवेयरनेस फैलाने, उसके बताना, ARV दवाओं का वितरण करना, जो भी एड्स के लिए दवाएं दी जाती हैं उसको काउंसलिंग करना, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, दवा संबंधी जानकारी देना, ये सब फार्मासिस्ट का है। यानी पोलियो में भी और किस में, एड्स में भी, इन दोनों में जो फार्मासिस्ट का काम है। आप ये सब बहुत सारी पॉइंट हैं जो आप बना के अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हेल्थ एजुकेशन, राइट इट्स मेथड एंड इंपॉर्टेंस। हेल्थ एजुकेशन क्या है और उसके मेथड और इंपॉर्टेंस लिखिए। हेल्थ एजुकेशन देखिए, हेल्थ एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन स्किल एटीट्यूड टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग। कहने का मतलब यह है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य होता है लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, उन्हें स्वास्थ्य जीवन जीने की तरीके सिखाना, यानी वो कैसे अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं ऐसी प्रक्रिया में जिसके माध्यम से लोग अपनी सेहत को सुधारने के लिए सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन कहते हैं ना। जो यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके कारण कोई भी पर्सन अपनी स्वास्थ्य को अच्छा बना ले, उसे क्या कहेंगे, हेल्थ एजुकेशन। ठीक, डिफिनेशन देख लीजिएगा एक लाइन में, हेल्थ एजुकेशन इज द साइंस, एक साइंस है या आर्ट है, हेल्पिंग इंडिविजुअल जो कि क्या लोगों की मदद करता है, और फैमिलीज़ की ना, फैमिलीज़ की मदद कर देता है, कम्युनिटी की, एक समाज की मदद करता है, इम्प्रूव दियर हेल्थ, उसकी अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, बाई इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करके, नॉलेज अपना ज्ञान इंक्रीज करके, एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंसिंग एंड डेवलपिंग स्किल को डेवलप करके क्या करेगा, अपनी हेल्थ को अच्छा बना देगा। ठीक, मेथड ऑफ हेल्थ क्या हो सकते हैं, हेल्थ मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, आप कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, इससे लेक्चर या प्रेजेंटेशन हो सकता है, यानी स्कूलों में कॉलेजों में क्या होता है, लेक्चर जो प्रेजेंटेशन कराए जाते हैं, बताए जाते हैं ना एक्सपर्ट के द्वारा कि ये आपको कैसे अपना लाइफ स्टाइल कैसे आप मतलब चेंज अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप अपना हेल्थ अच्छा बना सकते हैं, ये सब चलाए जाते हैं। ये सब आप देख लीजिएगा, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, बहुत ही सिंपल वर्डों में। मास मीडिया कैंपेन, मास मीडिया क्या मतलब, जो भी आप जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं, अभी सर्च करेंगे कि हमको अपना हेल्थ कैसे अच्छा रखना है, तो वहाँ पे भी देखिए आपको बताते हैं ना। ठीक, बहुत सारे जैसे जो प्रचार करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, TV पे भी देखिए आते हैं प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, कि वो सब बंदा बताते हैं कि आपको कैसे अपना हेल्थ अच्छा रखना है। ठीक, कम्युनिटी आउटरीच यानी सामुदायिक पहुँचे, जैसे लोकल हेल्थ वर्कर टू वल्नरेबल विजिट कम्युनिटी, यानी जो लोकल होते हैं जाके कम्युनिटी को लोग उनको क्या करते हैं, बताते हैं, हाइजीन के बारे में, कैसे साफ सफाई रखेंगे, वैक्सीन के बारे में, कैसे आप डिजीज़ से बचा जा सकता है उसके बारे में बताते हैं। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार किया जाते हैं, यानी सेमिनार यानी कार्यशाला सेमिनार भी लगाते हैं, जो भी स्कूल कॉलेज में वहाँ पे सेमिनार भी चलता है, उसमें भी वहाँ पे क्या होते हैं, आके वहाँ पे समझाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक, ये सब सेमिनार में होता है। प्रिंटेड मटेरियल को यानी क्या होते हैं, पोस्टर के थ्रू, यानी प्रिंट करके भी बताते हैं कि आपको अगर ये बीमारी, अगर आपको ऐसा नहीं करेंगे, आप अगर बचाव नहीं रखेंगे तो आपको इस टाइप की बीमारी हो सकती है ना, यानी पैम्पलेट पोस्टर यानी ये सब भी आपको क्या करेगा, क्या बांटते हैं ना, प्रचार करिए। जैसे क्लिनिक अस्पताल संबंधी केंद्रों में वितरित किए जाते हैं, जाके लोग विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में, देखिए अगर आप अस्पताल में जाएंगे देखिए वहाँ पे भी चिपका रहता है ना, यहाँ पे क्या पोस्टर चिपका रहता है, बैनर की तरह चिपका रहता है, वहाँ पे बताते हैं ऐसे बीमारियाँ हैं, ये सब क्या है, ये सब अगर होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। ठीक, और क्या हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन थ्रू स्कूल, यानी कॉलेज स्कूल के द्वारा भी हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, हमको पता ही है। बाय एजुकेटिंग स्टूडेंट अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन और डिजीज प्रिवेंशन, कैसे रोगों से बचा जा सके इसके बारे में पता करके। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए इंपॉर्टेंस मेनली क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, आपको क्या हो, रोगों से बचाव होगा। ठीक, अगर आपको हेल्थ एजुकेशन अच्छा है, अगर आपको अच्छी से जानकारी मिली है, अच्छी से नॉलेज मिली है, तो आप क्या करेंगे, तो यही ना, आप अच्छा हाइजीन रखेंगे, आप वैक्सीन लेंगे ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आपको पता है कि छूने से फैला है तो उससे बचेंगे, तो आप क्या होगा, आपको डिजीज़ से बचेंगे। ठीक, प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल, अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी करेंगे, मतलब अच्छा खाना पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अच्छे पानी पीना है, अच्छा सोना है ना, तम्बाकू अल्कोहल से दूर रखना है, सब क्या है, आप अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बना के रखेंगे। अगला क्या है, रिडक्शन इन हेल्थ केयर कॉस्ट, जो भी देखभाल में लागत लगती है उसमें कमी हो जाएगी, मतलब जब आपको पहले से एजुकेशन है, आपको पहले से ही पता है कि ये सब चीज़ें करने से हमको बीमारी नहीं होंगी, तो आपको क्या वो सब चीज़ें, अगर जैसे मान लीजिए कोई आपको
ख़राब पानी दे रहा है, तो आपको पता है ख़राब पानी पीने से हमको डायरिया होगी तो हमको दवा लेना होगा, दवा लेंगे तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो आपको पता है, अगर आपको नॉलेज है तो आप डर्टी पानी यानी ख़राब पानी पीने से मना कर देंगे, नहीं पियेंगे, और नहीं पियेंगे तो आपको डायरिया नहीं होगा, तो आपकी पैसे की भी बचत होगी। ठीक, इसका ये भी एक काम है। और क्या, इम्प्रूव इन मेंटल हेल्थ आपका बढ़ सकता है। मतलब आपकी जो, अगर आप अच्छा खाना पीना खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, तो एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका मेन फोकस, आपका क्या फोकस पड़ेगा काम करने में, आपको क्या होगा, अच्छा लगेगा ना, आपका काम में मन लगेगा, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब बीमारियों से आपको क्या बचा जा सकता है। अगला क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी, यानी सामुदायिक को शक्तिकरण में, शक्ति मतलब सभी लोग क्या होंगे, मजबूत होंगे, सभी लोग क्या होंगे, हेल्दी होंगे, सभी लोग क्या होंगे, एक साथ किसी भी चीज़ को काम करने के लिए क्या होंगे, आगे आएंगे। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय को सशक्त बनाता है, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने और ज्ञान प्रदर्शन करती है। ठीक, लोगों के बीच में क्या अवेयरनेस फैलाएगी ना। बेटर, जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी है, वहाँ पे सब हेल्दी हैं, उनको देख कर दूसरे लोग भी सीखेंगे कि अगर लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए हेल्दी हैं, तो दूसरे लोग भी क्या करेंगे, सीखेंगे, दूसरे लोग भी वैसा करेंगे। ठीक, तो यही बस सशक्तिकरण करना। ठीक, बेटर यूज ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, आपको क्या करना है, हेल्थ केयर का आपको अच्छे से यूज करना है। लाइक जैसे वैक्सीनेशन का रेगुलर जाके आप चेकअप करवाइए ना, ब्लड टेस्ट है और बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपके स्क्रीनिंग, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, इम्प्रूव ओवरऑल पब्लिक हेल्थ, ये सब क्या हो, जैसे पब्लिक हेल्थ बढ़ सके, जैसे लोगों में क्या हो, सभी लोग कम्युनिटी जो हो हेल्दी बन सके। ठीक, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य केवल बीमारियों को रोकना या चिकित्सा संबंधी जानकारी देना नहीं, बल्कि यह लोगों के जीवन गुणवत्ता को सुधारने के लिए सक्षम बनाना है। यह समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने के लिए एक नियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक, अगला देखिए, डिफाइन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, इंसुलिन इमरजेंसी केयर ऑफ बर्न, फ्रैक्चर एंड पॉइजनिंग। अगर किसी कोई जल गया, फ्रैक्चर हो गया, किसी कोई जहर खा लिया है, जहर हो गया, पॉइजनिंग किसी चीज़ की भी, तो उसमें क्या आप कैसा, मतलब आप काम करेंगे, उसकी कैसी देखभाल करेंगे, और फर्स्ट एड क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। ठीक, फर्स्ट एड क्या होता है, जिसमें जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो फर्स्ट एड में आते हैं। जैसे जो हम जानते हैं कि हर एक बस में, हर एक फोर व्हीलर में, हर एक बाइक में क्या होता है, फर्स्ट एड एक बॉक्स होता है, जिसमें क्या होते हैं, पट्टी होती है, मलहम होती है, कॉर्ड ना, बैंडेज हो सकती है ना, ये सब होती हैं। तो वो क्या होता है, जैसे फर्स्ट एड में आता है। जैसे अगर आपको कहीं इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ रही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एड रेफर टू इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर, जो तुरंत क्या हो, यूज किया जैसे तुरंत क्या, जैसे इंजर्ड और सडनली फॉल्स, अगर अचानक से कोई इंजर्ड हो गया, बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट, जब तक आपको कोई हॉस्पिटल है, जब तक आपको कोई क्लिनिक नहीं मिल जाता, तब तक के लिए आप उसको यूज जब तक कर सकें। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सेव लाइफ बाय प्रिवेंटिंग ऑपरेशन और रिवर्सिंग द इंजरी। कोई इंजरी हो रहा है तो आपको क्या हो, उसके लाइफ को बचाने के लिए, रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट, आपको दर्द हो रहा है उससे भी बचाने के लिए, हेल्प इन फास्टर रिकवरी, जल्दी से रिकवर होने के लिए, प्रिवेंट इन्फेक्शन और फर्दर इंजरी, और जैसे आपको उससे यूज करके आपको और ज़्यादा भी इंजरी ना हो। ठीक, इमरजेंसी केयर फॉर बर्न, अगर कोई जल गया है तो उसकी इमरजेंसी केयर क्या होगी। देखिए टाइप्स ऑफ जर्न क्या होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न अफेक्ट ओनली द आउटर स्किन लेयर, कॉज रेडनेस एंड पेन, वो क्या होगा, लाल हो जाएगा और दर्द करेगा, मतलब फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। सेकंड डिग्री बर्न क्या होता है, अफेक्ट आउटर अंडरलाइंग स्किन, स्किन के नीचे तक भी जल जाती है, कॉज ब्लिस्टर एंड सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, ब्लिस्टर भी कॉज कर देता है। ठीक, थर्ड डिग्री बर्न डिस्ट्रॉय ऑल स्किन लेयर, सभी स्किन लेयर क्या होती हैं, जल जाते हैं, मे अफेक्टेड मसल्स एंड बोन और मसल्स तक अफेक्टेड हो जाती हैं, एंड वे नॉट बी पेनफुल इंजरी ड्यू टू नर्व डैमेज, वो क्या होती हैं, सिर्फ दर्द ही नहीं, क्या नर्व को डैमेज भी कर सकती हैं। फर्स्ट एड इन बर्न, बर्न में क्या होगा, अगर आपको किसी कोई जल गया तो आपको कैसे उसका तुरंत ट्रीटमेंट क्या करना है। देखिए वो क्या होता है, रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ बर्न, जो भी जहाँ भी वो क्या जला वहाँ से क्या हो, पर्सन को हटा लीजिए, मूव अवे फ्रॉम हीट, और क्या, हीट से उसको दूर की तरफ लेके जाइए, जहाँ पे क्या हो, ठंडा मौसम हो ना, ठंडा हो। फायर और केमिकल इमिडिएटली, जहाँ पे आ गया केमिकल हो वहाँ से क्या हो, उसको दूर ले जाना है, यानी हीट से, फायर से, केमिकल से उसको तुरंत वहाँ से दूर लेके जाएं। कोल द बर्न, जहाँ पे वो क्या हो, जला पर्सन जहाँ पे जला हुआ वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ठंडा देना। देखिए प्लेस द बर्न एरिया अंडर कूलिंग रनिंग वाटर फॉर 10 से 20 मिनट, 10 to 20 मिनट्स आपको उसको क्या हो, ठंडा पानी से उसको धोना है, रनिंग वाटर से। ठीक, और अप्लाई ए कोल, या उसको एक ठंडा क्या, वेट कंप्रेशन, जब आप उसको ठंडा था उसका वेट कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, एवॉइड ऑइस, ये देखिए कह रहा है कि आइस यानी बर्फ को आपको डायरेक्टली ऑन द बर्न एट इज द सरफेस फर्दर डैमेज, आपको को बर्फ बचाना है, अगर कोई जलता है तो आपको बर्फ नहीं लगाना चाहिए। देखिए अवॉइड आइस डायरेक्टली ऑन द बर्न, जहाँ पे जल गया है वहाँ पे बर्फ नहीं लगाना चाहिए, एज मीट मेज कॉज फर्दर डैमेज, वो क्या कर सकता है, और भी और ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। ठीक,
और अगला क्या है, कवर द बर्न, जहाँ पे जला उसको कवर कर दीजिए, उसको ढाँक दीजिए। जैसे यूज स्टेराइल नॉन स्टिकी ड्रेसिंग, यानी ऐसे नॉन स्टिकी मतलब ऐसा चीज़ ऐसे ढाँकना है जो कि वो आपके घाव में जाके चिपके ना, जहाँ पे जला हुआ है वहाँ पे जाके चिपके ना, ठीक। क्लीन क्लॉथ टू कवर द एरिया प्रोडक्ट इज द फर्दर इन्फेक्शन, जिससे फर्दर इन्फेक्शन ना हो सके ना। अवॉइड ब्रेकिंग ब्लिस्टर, ब्रेकिंग ब्लिस्टर भी आपको करना चाहिए। ब्लिस्टर फॉर्म, अगर ब्लिस्टर फॉर्म हो गया तो क्या होगा, डू नॉट पॉप देम, ठीक। उसको आप ब्रेक नहीं करेंगे। अगर ब्लिस्टर बन गया है तो जैसे भी है अब जाके मेडिकल कंडीशन उसको करेगा, आप उसको नहीं छिड़खानी करेंगे, नहीं तो फर्दर डैमेज कर सकता है आपको और ज़्यादा, ठीक। डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन ऑयल, कोई भी ऑइंटमेंट ऑयल अप्लाई नहीं करना है अगर आप जल गए हैं। अनलेस प्रिस्क्राइब अवॉइडिंग प्राइस, जब तक कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब न करे अवॉइड अप्लाइंग एनी सब्सटेंस टू द बर्न, ठीक। जब तक कोई डॉक्टर आपको अप्लाई नहीं कर बताए ना कि ये चीज़ अप्लाई करना है तब तक आप अप्लाई ना करें ना। अगर अगला क्या है, सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली फॉर सीवियर बर्न, अगर बहुत ज़्यादा जल गया तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए। देखिए इमरजेंसी केयर ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर की स्थिति में इमरजेंसी केयर हो गया होता है। अगर आपको फ्रैक्चर हो गया तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर जिसको बोन ब्रेक्स बट स्किन रिमेन इन टच ना। अगला क्या, कंपाउंड जैसे बोन ब्रेक्स पीसेस थ्रू आउट द स्किन, स्किन के पीसेस बन गए हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट एड क्या होता है, इमोबिलाइज द इंजर्ड पार्ट, डू नॉट मूव, जो भी आप फ्रैक्चर जहाँ पे हुआ है वहाँ पे उसको हिलाए डुलाए नहीं ज़्यादा ना। बोन फ्रैक्चर अननेसेसरी, बिना किसी काम को उसको नहीं हिलाए नहीं। यूज स्प्लिंट और पैडिंग टू कीप द बोन स्टेबल, यानी पैडिंग कर सकते हैं अगर आपके पैर में है तो उसको यानी आप पैडिंग कर सकते हैं उसको बोन को स्टेबल करने के लिए। कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर ब्लीड हो रहा है, ब्लीडिंग अगर ब्लड क्या निकल रहा है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर यूजिंग क्लीन क्लॉथ है, बैंडेज, बैंडेज यूज़ कर लीजिए उसको बांधने के लिए। अप्लाई कोल्ड पैक्स, कोल्ड पैक्स यूज़ कर लीजिए टू रिड्यूस स्वेलिंग, दर्द को कम करने के लिए ना। प्लेस आई पैक रैप्ड ऑन द क्लॉथ ऑन द इंजर्ड एरिया, 10 से 20 मिनट के लिए आप उसको बांध लीजिए। कीप द पर्सन कंफर्टेबल, पर्सन को कंफर्टेबल करने के लिए हेल्प द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन द कीप एंड फ्रैक्चर लिम्ब एलिवेटेड द इफ पॉसिबल, कह रहा है कि लाई डाउन है, इंजर्ड पर्सन को नीचे लेटा दीजिए और कीप द फ्रैक्चर लिम्ब एलिवेटेड पॉसिबल, जो भी फ्रैक्चर है उसको क्या ऊपर की तरफ एलिवेट कर लीजिए ना, उसको उठा दीजिए, ठीक। डू नॉट अटेम्प्ट टू रिलेजन द बोन, डू नॉट अटेम्प्ट टू रिलाइन द बोन, अवॉइड पसिंग पुलिंग, आपको उसको खींचना ढकेलना नहीं है ना, जिससे बोन क्या बैक टू द प्लेस, ठीक। अवॉइड पसिंग और पुलिंग से आपको बचना चाहिए। सीक अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, तुरंत आपको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। फ्रैक्चर रिक्वायर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट एंड पॉसिबल सर्जरी, जिससे भी और डॉक्टर क्या हो उसका ट्रीटमेंट कर सके, अगर सर्जरी चाहिए करना हो तो सर्जरी कर सके। इमरजेंसी केयर फॉर पॉइजनिंग, पॉइजनिंग की जहर खाने की स्थिति में क्या होता है, देखिए कॉमन सोर्स ऑफ पॉइजनिंग क्या होता है, हाउस होल्ड केमिकल जैसे पेस्टिसाइड न और मेडिसिन कंटामिनेटेड फूड, ये सब क्या पॉइजनिंग का काम करते हैं। पॉइजनिंग में भी एक्सीडेंटल इंटेंशनल, जानबूझ के किया जा सकता है, अनजाने में भी हो सकता है। फर्स्ट एड आइडेंटिफाई द पॉइजन, ट्राई टू नो वाज इंजेस्टेड एंड अबाउट द टाइम ऑफ इंजेक्शन, यानी कब कितनी अमाउंट में और कितने टाइम में वो लिया था ना, कितना टाइम हुआ लिया है और कौन सा पॉइजन लिया है, ये अगर आपको आइडेंटिफाई पहले करिए। डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग, ओके उसको आप अपने मन से उसको वॉमिटिंग कराने की कोशिश ना करिए अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल और पॉइजन कंट्रोल सेंटर, ये भी क्या है मेडिकल प्रोफेशनल सेंटर, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं वो सब करवाएंगे, आपको इसको नहीं करवाना है कि उसको आप उल्टी करवाने लगे ना। डू नॉट टेक द पर्सन होम एंड कन्वर्स द कंडीशन, वो क्या हो पर्सन के लिए खराब स्थिति बना सकती है। कॉल इमरजेंसी सर्विस, पॉइजन कंट्रोल मेटेरियल, इमरजेंसी सर्विस को तुरंत आप बुलाइए और फ़ोन करिए। गिव एक्टिवेटेड चारकोल, आप एक्टिवेटेड चारकोल दीजिए इफ रिकमेंडेड डॉक्टर बाई, अगर कोई डॉक्टर का मतलब रिकमेंडेड कर रहा है एक्टिवेटेड चारकोल कैन एब्जॉर्ब सम पॉइजन इन द स्टमच, स्टमच में क्या करता है पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कीप द पर्सन क्लेम एंड कंफर्टेबल, पर्सन को शांत रखिए, उसको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करिए। गिव CPR, CPR इफ नीडेड, CPR क्या होता है, एक चेस्ट पे प्रेस होता है और तुम मुंह में दो ब्रेस्ट होता है ना, 30 प्रेस और 2 ब्रेस्ट, ठीक। इसको लगातार दिया जाता है अगर उसकी हार्ट बीट कम हो रही है। अवॉइड गिविंग फूड ड्रिंक, उसको कोई भी खाना या भोजन ना दीजिए ना, कोई भी खाने पीने की चीज़ें ना दीजिए। ब्रीदिंग द पॉइजन एंड कंटेनर और लेवल ऑन टू हॉस्पिटल, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाइए और फाइडेंटिफाई ट्रीटमेंट और गाइडेंस और उसकी क्या ट्रीटमेंट कराइए। अब देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, एडुकेट कम्युनिटी ऑन द फर्स्ट एड मेजर, इसके बारे में क्या करना है, एडुकेट सभी को बताना है ना, इसके बारे में समझाना है। अवॉइड प्रोवाइड फर्स्ट एड किट एंड सप्लाई, इसको फर्स्ट किट जो है सभी को सभी के घर पे क्या करना प्रोवाइड करवाना चाहिए, बताना चाहिए कि अपने पास रखिए। असिस्ट इन मैनिंग माइजर इंजरी, जो माइनर इंजरी होते हैं एडवाइस हमें द सिक प्रोफेशनल केयर, जब आप प्रोफेशनल केयर मान लीजिए अगर बहुत मेजर है प्रोफेशनल केयर चाहिए, लेकिन माइनर तो तुरंत क्या हो वो अपने लिए क्या करें उसके लिए वो यूज कर सके ना, ठीक।
राइट द नोट ऑन प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल और कम्युनिटी, आप खुद की कैसी हाइजीन रख सकते हैं, कुछ की कैसी देखभाल कर सकते हैं, और कम्युनिटी की समझ आएगी। ठीक, उसके बारे में स्वच्छता पे आपको नोट लिखना है। देखिए, इंट्रोडक्शन। पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन दोनों ही स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपने शरीर आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखिए ताकि बीमारियां ना हो सके। कम्युनिटी हाइजीन का मतलब होता है पूरे समाज को स्वच्छता की तरह साफ सफाई की बनाए रखना। ठीक, पर्सनल हाइजीन में डेली प्रैक्टिस शामिल होते हैं, जैसे रेगुलर ब्रीदिंग, नियमित रूप से क्या ब्रीथिंग, जो नियमित रूप से क्या स्नान करना। ठीक, और सब हो सकता है हैंड वॉशिंग हो सकता है। ओरल हाइजीन, मुख की साफ सफाई रखना, मतलब ब्रश व्रश करना। नेल केयर, मतलब नाखून की सफाई करना है, नाखून को काटना। क्लीन क्लॉथ, कपड़ा उपड़ा साफ रखना। हेयर केयर, बालों की अच्छे से सफाई करना ना, मतलब साबुन वाबुन लगाना, धोना होना, शैम्पू वैम्पू करना। ठीक, कम्युनिटी हाइजीन के में आप क्या कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन में तो आप अपने लिए कर रहे थे, कम्युनिटी हाइजीन में सफा समाज के लिए, जैसे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो भी कोई कूड़ा करकट है उसको अच्छे से डिस्पोज करिए, कहीं भी मत फेंक दीजिए ना, नहीं तो वहाँ पर गंदगी पनपेगी और मच्छर होगा या दूसरी बैक्टीरिया माइक्रोब्स होंगे जो भी जाके दूसरों को भी इफेक्ट करेंगे। क्लीन वाटर सप्लाई, पानी की सही वाटर सप्लाई करिए। सैनिटेशन फैसिलिटी, स्वच्छता की सुविधाओं पर ध्यान दीजिए ना, ऑथेंटिफिकेशन ना। और वेक्टर कंट्रोल, मच्छर कीटनाशक का, कीट नियंत्रण, ये सब का, मॉस्किटो नेट का, ये सब के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे कि पानी कहीं इकट्ठा ना हो, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, मच्छर क्या होगा, लार्वा उसका पनपेगा ना। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाया जा सकते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट्स, और एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बना सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी, इसका हाइजीन का क्या महत्व है, इसका देखिए इंपॉर्टेंस। डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा और अपने को दूसरे को लोगों से जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उससे बचाएगा, इन्फेक्शन से, पैरासाइट से, वायरस से। इंप्रूव क्वालिटी लाइफ आपकी बेहतर होगी, इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक आपकी बेनिफिट बढ़, यानी आपकी कम खर्चा आपको कम करना पड़ेगा, कम बीमार होंगे तो कम दवा लेना है, कम खर्चा होगा। ठीक, निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन निष्कर्ष नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, पर्सनल हाइजीन कम्युनिटी हाइजीन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखे तो समुदाय में भी स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। मतलब अगर आप अपनी खुद की अगर सफाई अच्छे से रख रहे हैं तो आप समाज में भी अच्छी सफाई चाहेंगे, अगर आप खुद की सफाई नहीं कर रहे हैं तो समाज में भी नहीं करेंगे। तो अगर आप समाज में साफ सुथरा अगर स्वच्छता अगर कर रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं, तो बीमारियों का खतरा कम होगा और समाज क्या होगा, हमारा स्वस्थ रहेगा। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सोशल फार्मेसी को कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो अब मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ ना, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।